हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए 3 महीने ही बचे हैं उनकी एग्जाम में। तो अब आपको हार्ड वर्क जो आप लंबे समय से कर रहे हो उसके साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी में आपको क्या करना है, किस तरह से आप पढ़ोगे कि आपका अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो, साथ में आप एग्जाम में सिलेक्शन ले रखें। और कुछ इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में जब एग्जाम हुआ था, 2025 वाला एग्जाम हुआ था, इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट है वो 40% का फर्स्ट पेपर में क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए थे। काफी स्टूडेंट के सेकंड पेपर में अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आप कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाओ, किस तरह से आप पढ़ाई करोगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे कि आपका जो 40% का क्राइटेरिया पार हो जाए, फर्स्ट पेपर में आप 40% मार्क्स ला सको। और जैसे फर्स्ट पेपर है वो हमारा जो है कि सेकंड पेपर को क्लियर करने के लिए पहले फर्स्ट पेपर को पार करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर में आपको 40% लाना है, साथ में जो सेकंड पेपर है हमें स्कोर देने वाला होता है। तो सेकंड पेपर की तैयारी सारे स्टूडेंट अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है सबका, तो अच्छे से तैयारी उसकी हो जाती है। लेकिन फर्स्ट पेपर में चूंकि हमारे इसमें काफी वेरिएंट होते हैं, सब्जेक्ट भी काफी सारे आते हैं, तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट के लिए पिछले साल भी यही प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैंने क्या प्रोसेस अपनाई थी कि इसके लिए मेरा जो 40% का क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया, मेरा फर्स्ट पेपर है वो क्लियर हो गया था। तो आज की वीडियो में आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी स्मार्ट स्टडी अब होनी चाहिए, किस तरह से आपको क्या प्रोसेस है वो अपनानी चाहिए ताकि आपका 40% तो क्लियर हो ही, साथ में उसमें भी अच्छे नंबर यानी 100 प्लस मार्क्स आप फर्स्ट पेपर में ला सको। तो मैं नीतू सिंगल अपने YouTube चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए आगे की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, इसकी वीडियो मत करना, क्योंकि इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा आपकी पढ़ाई को करने में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जैसे हमने है कि 3 महीने बचे हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको 40% का क्राइटेरिया इसमें पार करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पेपर पैटर्न है उसको आपको समझना होगा। यानी अभी तक के स्टूडेंट क्या लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो पेपर पैटर्न को ही नहीं समझ पाते। इसके लिए आगे जाके जो एग्जाम के टाइम पे है वो अच्छी से पढ़ाई करने के बाद भी, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी मार्क्स खा जाते हैं, क्योंकि जो अधिकतर टॉपर्स होते हैं वो भी यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, इस तरह से ही वो पढ़ाई करते हैं। इसलिए क्योंकि ऑल ओवर पढ़ाई हमें जरूरी होती है, थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर पैटर्न को समझना है। तो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर में हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं जो 300 मार्क्स है, और ऑल ओवर 450 मार्क्स का पेपर हमारा आता है। अब इसमें हम बात करें तो हमें जो फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन है वो सही करने जरूरी है, यानी 60 मार्क्स हमारे आने चाहिए। क्वेश्चंस आप कितने अटेंड कर रहे हो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपके उनमें से 30 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग को भी हटा के यानी काट पीट के आपके 30 क्वेश्चन सही होने जरूरी है। यानी 60 मार्क्स आपके आने जरूरी है, तभी आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होगा। और फर्स्ट पेपर क्लियर होने के बाद ही हम सेकंड पेपर तक अपनी पहुंच बना पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमें क्लियर करवाता है, सेकंड पेपर हमें स्कोर दिलाता है। और सेकंड पेपर की हम बात करें तो हमारे 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 120 मार्क्स का जो मैटर है वो तो हमारा क्लियरली सही होना ही चाहिए, तो ही हम आगे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे 30 से 35 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही करके आने हैं। और इसके लिए आपको ध्यान में रखना है साथ में कि मुझे नेगेटिव मार्किंग है वो कम से कम करनी है। जितनी नेगेटिव मार्किंग कम को करोगे उतनी, अगर आपने क्वेश्चन भी अटेंड कम करे हैं तो भी आपके सही होने की संभावना अधिक रहती है। अभी इस बार क्या हुआ था कि अधिकतर जो स्टूडेंट है उन्होंने नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा की थी, चाहे क्वेश्चन अटेंड करे या नहीं करे, और इसके लिए वो 30 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए थे, 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए थे। अब आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको कैसे टारगेट बनाना है, कैसे टॉपर्स भी कैसी स्टडी, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको जो भी आपके पूरे सिलेबस, फर्स्ट पेपर में 11 सब्जेक्ट हैं, उन 11 से 11 सब्जेक्ट को ही आपको पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। पहले की एग्जाम में स्टूडेंट है स्किप कर देते थे, 1-2 सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी इंग्लिश को कर दिया, मैथ को कर दिया, तो भी वो
हिस्ट्री करंट अफेयर्स वगैरह के बल पर अपना जो है क्राइटेरिया पूरा कर लेते थे 40% का, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पता नहीं कौन सा जो है सब्जेक्ट है वो टफ आ जाए। जैसे इस बार हमारी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स इतनी टफ आई थी कि जो स्टूडेंट है इसके लिए ही अधिकतर उन्होंने मार्क खाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको ऐसा लगे कि जैसे एक सब्जेक्ट में हमारे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन भी अटेंड कर पा रहे हो, सही कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और दूसरा, इसके अलावा आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आपको बचना है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। साथ में सबसे ज्यादा मैं तो बताती हूँ कि आपको जो PYQ है, सॉल्व और अनसॉल्व पेपर है, उनको सॉल्व करना है। जितना अधिक आप PYQ को सॉल्व करोगे, आप उतना ही आपकी जो प्रैक्टिस है बढ़ेगी। नेगेटिव मार्किंग है उसको करने की जो पावर है, नेगेटिव मार्किंग आप कम से कम करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो एलिमिनेट पावर है वो डेवलप होती चली जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखना, इससे हमें एक फायदा और होता है PYQ से कि हमारे जो कई पुराने क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चंस को आंसर बना दिया जाता है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से किसी भी ऑप्शन को उठा के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये हमने पढ़ा है और उस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो उन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपको कैसे पता लगाओगे, आप जब PYQ सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी 2025 वाले पेपर है, उनके सारे पेपर ABCD जो भी ग्रुप है उसके सारे पेपर्स का आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस अधिक आ रहे हैं। उन्हीं पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए उठाए हैं, तो मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ, आप कोशिश करना इन टॉपिक्स पर अधिक जानने की। हालांकि टॉपिक्स इस बार आप कुछ नहीं बोल सकते, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स को बहुत अधिक पूछना आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री की इस बार 2025 वाले पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इनमें तो जितने भी लीडर्स थे, यानी जो नेता थे, जितने भी हमारे अंबेडकर हैं, चाहे हमारे बिपिन चंद्र पाल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, लाला लाजपत राय, मतलब जितने बाल गंगाधर तिलक के जो भी नेता थे उनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे और बड़े क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे नेताओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। आंदोलन है नेशनल मूवमेंट, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें अभी आपके 2 न्यू टॉपिक भी जोड़ दिए हैं, जैसे राष्ट्रवाद का उदय है 1857, उनकी क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद हुआ था वो सब, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि न्यू टॉपिक जोड़े हैं तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। 1857 की क्रांति से इस बार काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 1857 की क्रांति को भी आपको डीपली पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स तो आपको बहुत अधिक अच्छे से और डीपली पढ़ने ही है। साथ में आपने जितने भी टॉपिक हैं वो इसमें छोड़ने कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है इंडियन हिस्ट्री में। राजस्थान हिस्ट्री के लिए अभी जो इस बार क्वेश्चन आए थे, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन लगभग राजस्थान हिस्ट्री के पूछे गए थे। तो जिस वजह से सभ्यता की हम बात करें तो 9th-10th की जो RBSC की बुक है, राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको उसकी बुक को जरूर से जरूर आपको पढ़ना। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर पढ़ना। आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास राजस्थान अध्ययन की बुक नहीं है तो भी आप गूगल से इसकी PDF निकाल सकते हो और PDF की प्रिंट निकाल के भी इसको पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास तो भी आपके पास नहीं निकल पाती है तो आप मुझे बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों बुक्स की PDF डाल दूंगी, वहां से प्रिंट आउट निकाल बनाना इनका। अब इसमें बात करें, जैसे दूसरा टॉपिक आता है हमारा मुगल संबंध। मुगल संबंध में से क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन महाराणा प्रताप से अधिक पूछे जाते थे और अब और भी राजाओं से, जैसे राय सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह जैसे राजा हैं उनसे इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। चौहान वंश से भी इस बार क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे गए थे, तो चौहान वंश को भी आपको ज्यादा पढ़ना है। जैसे किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, इनमें भी आपको जो डीपली है, मतलब मुख्य रूप से जो RBSC की बुक है उससे, और अगर आपने नाथ पब्लिकेशन की बुक ले रखी है, कोई और बुक ले रखी है, उस बुक से, दोनों बुक से इनको अच्छे से डीपली आपको पढ़ना है। प्रजामंडल आंदोलन हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको आपको पढ़ना है। एकीकरण है, एकीकरण में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना अभी जो एकीकरण में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जो भी आप पढ़ रहे हो मैटर, उसमें से आप ओवरऑल पूरा ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ लो, आपको डीपली अंदर से पढ़ना होगा, यानी कितने स्टेट है, राज्य है,
उनकी डेट्स है, व्रत राजस्थान में कौन कौन शामिल हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1857 की क्रांति है, इसमें से हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि साथ में आप पप्पू सिंह सर की जो एमसीक्यू बुक आती है वो भी परचेज जरूर कर लेना। उसमें आपकी आसान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के काफी क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करके इस टॉपिक को, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री को अच्छे से कर रहे हो, तो आप 15 में से अगर 10 से 10 क्वेश्चन भी इसमें से करे आए तो आप बहुत अच्छी स्कोरिंग प्राप्त कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखना कि इस तरह से आपको पढ़ना। अब हम आगे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे बड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में, कथन कारण के रूप में इसमें पूछे गए थे। इसमें मुख्य रूप से एक तो लोक देवता तो आपको क्लियर करने ही है, साथ में सारे दुर्ग वो अच्छे से पढ़ने हैं, मंदिर है, चित्रकला और भाषा साहित्य, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाले टॉपिक तो आपको अच्छे से डीपली पढ़ने हो। कहाँ से पढ़ने हैं? राजस्थान अध्ययन वाली बुक से इनको पढ़ना है। 10th की जो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें दिए हुए हैं। साथ में आप अगर नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, है ना। तो ये तो हमने बात की राजस्थान हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर वाली बात। अब हम बात करें जैसे मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ रीजनिंग है, इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन इस बार आए थे और इसने सारे लोगों को, अधिकतर स्टूडेंट के फेल होने का कारण मैथ रीजनिंग थी, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको स्किप कर चुके थे। तो ध्यान रखना, इसमें आप ज्यादा भी नहीं कर पाओ तो जो सांख्यिकी वाला टॉपिक है, स्टैटिक्स बहुत इजी आती है, इसको कर लेना। अंक गणित है, बीज गणित है, उसको कर लेना। हालांकि जो 3D वाला चित्रमिति वाला टॉपिक है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी थोड़ा डीप ही आता है, ठीक है। अगर आप इसको कर पाओ तो अच्छी बात है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको कर भी लो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये वाला टॉपिक है, आप पढ़ना तो जरूर, लेकिन आप अगर इसमें से अटेंड कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। रीजनिंग है, रीजनिंग आपका बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन रीजनिंग के 2 या 3 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को तो आपको करना है, यानी 10 से 12 क्वेश्चन में से आप कोशिश करना 7 क्वेश्चन तो आप इसके आराम से अटेंड कर पाओ। साइंस की बात करें, साइंस के सारा ही जो टॉपिक है आपको पूरा पढ़ना है, आपको कुछ भी साइंस में नहीं छोड़ना है, पूरी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। साइंस को इसमें भी जो न्यू टॉपिक है उस पर अधिक जोर दिया गया है, देना है, क्योंकि जो न्यू टॉपिक है इसमें जैसे भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, इसको एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है। इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ में जो साइंस और डेवलपमेंट का जो हालिया विकास है, इन दोनों टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से क्लियर करना है। और जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं, चाहे पुराने टॉपिक हैं एनसीईआरटी से, उन पे आपको जोड़ कर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैं पूरा दिव्य बायोलॉजी क्लासेस जो मेरा चैनल है उस पर करा रही हूँ, तो आप साइंस उस पे से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। हिंदी की बात करें, हिंदी में आपको ज्यादा भी नहीं तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय है और एक ये समानार्थक अंग्रेजी शब्द है, इन 4 में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इन चारों को क्लियर कर लेना। इंग्लिश में टेंस है, एक्टिव पैसिव है, इनडायरेक्ट स्पीच है, आर्टिकल्स है, डिटर्मिनेशन है, ये वाले टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि इसमें से आपको ज्यादा भी नहीं तो 3 क्वेश्चन तो आप सही इसमें करके आ सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 भी करके आए तो भी आपको ये लीड दिलाएंगे। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में तो अभी जो नई टॉपिक जुड़े हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार जो आया था, जैसे एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, दूसरे वाले पेपर में राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से पूछ लिया, तो इस तरह से आपको पॉलिटी तो अच्छे से पूरी पढ़नी है। ध्यान रखना, इसके जो आर्टिकल्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, ये तीनों के जो आर्टिकल्स हैं उनमें डीपली अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। साथ में जो नए जुड़े हुए टॉपिक है या आयोग है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट में भी आपको सारे टॉपिक्स ही क्लियर करने होंगे, ठीक है। साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं, जो कि इसमें ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, तो इनका क्या मिला के आते हैं। अभी इस बार इसमें 10 से 12 क्वेश्चन दोनों को मिला के पूछे गए थे, हो सकता है इस बार स्कूल मैनेजमेंट को कम देते हैं, साइकोलॉजी के ज्यादा देते हैं, तो आपको इनके तो सारे टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं। तो ध्यान रखना, आपको इस तरह से जितने भी मैंने आपको बता दिया कि किसी में इंपॉर्टेंस है, कितने कौन से टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करोगे तो आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही होंगे। सारे टॉपिक्स में से अगर आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए तो आप
बहुत अधिक अपना जो 40% का क्राइटेरिया उसको पार कर लोगे। इसके अलावा हमारा एक बचता है भूगोल। मैंने अभी भूगोल के बारे में आपको बताया नहीं, तो भूगोल है, उसमें से इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी भूगोल को उन्होंने बहुत अधिक वेटेज दिया और इजी सब्जेक्ट भी है। तो इसके सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, और इसमें आपको, अगर आपने अभी तक भी कोई बुक नहीं पढ़ी है, और सॉरी बुक तो आपने अभी तक पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है इसमें से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आप उस बुक को भी जरूर पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोशिश करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप इसको पढ़ लेना, लेकिन आपको ये पढ़नी है, क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से अगर आपने 6 या 7 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए तो आप बहुत अच्छी जो दौड़ है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट पेपर में आपको ऐसे इन टॉपिक्स पे अधिक ध्यान देना है, इतना आपको पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इनको बोल सकते हैं और डीपली इनको पढ़ना है, ताकि आप 40% का क्राइटेरिया पार, 40% क्या, मैं तो बोलूँ आप 100+ मार्क्स भी इसमें ला सकें। सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट में आपको, आप बीएससी लेवल का, सॉरी ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का तो आप अपने हिसाब से पढ़ लोगे, लेकिन एनसीईआरटी आपको 11-12 के लिए जरूर पढ़नी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। मैं बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी आपको घोल के पी जानी है, क्योंकि एनसीईआरटी भी मूल किताबों में शामिल है, तो आपको एनसीईआरटी की इसमें स्टेटमेंट की लाइन टू लाइन पूछी जाती है, तो इसके लिए इनको पढ़ना है। अब हम बात करें कि आप इसके अलावा और कुछ क्या कर सकते हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास है उसको आप बदलना नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करके पढ़ते जाओ। केवल ध्यान रखना, आरबीएससी में राजस्थान अध्ययन की बुक, एनसीईआरटी, अगर हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है भूगोल में, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी तो प्लीज इनको जरूर पढ़ लेना, ये आपको लीड दिलाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो अब बार बार रिवीजन पर ध्यान देना, जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आपको प्रैक्टिस बहुत अधिक करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, जिसके लिए भी मैंने पहले वीडियो डाल दी है, अगर आप यूट्यूब चैनल से देखना चाहते हो तो उससे कर लो, एमसीक्यू बुक से करना चाहते हो तो वो भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप उनसे करना। पीवाईक्यू पेपर, सॉल्व अनसॉल्व पेपर दोनों आपको परचेज करने हैं, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट जो थोड़ा लेंदी लगता है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उसके आप जैसे आपको लगता है कि इसको पढ़ने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना ले। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजी के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, उनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वो भी वीडियो अगर आप देख लेते हो, चलते फिरते भी अगर वीडियो देख लेते हो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो आपको एग्जाम टाइम में इससे बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड, जितनी कोशिश मुझे हो सकेगी, जितनी मैं हेल्प आपकी कर पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी उतनी हेल्प करने की। तो लेकिन आपको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को कमेंट्स करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प के लिए मेरे को बोल दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।